अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। आज का प्रोग्राम हमने आज की नौजवान नस्ल के नाम किया है। रवायती तौर पे हम करंट अफेयर्स पे ये शो करते हैं, लेकिन आज चूँकि पाकिस्तान की कुल आबादी का 64% हमारे नौजवान हैं। नौजवान नस्ल इस वक्त के हालात के बारे में क्या सोच रही है, अपने मुस्तकबिल को लेकर वो कितने संजीदा हैं, कितने चैलेंजेस का सामना है उनको, और ख़ास तौर पे हमारे वो नौजवान जो प्रोफेशनल फील्ड्स में जाना चाहते हैं वो क्या घबरा रहे हैं और उनको किन किन चैलेंजेस का सामना है। और सबसे ज़्यादा जो बात होती है कंसल्टेंसी की और यूथ का जो कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के लिए या किसी भी मुल्क के लिए, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। और इस वक्त हमारी नौजवान नस्ल चूँकि हमारे पाकिस्तान के नसरियात के मुहाफ़िज़ हैं, वो फिफ्थ जनरेशन की अगर हम वार की बात करें, उस वाले से बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक है। हमारी नौजवान नस्ल डिजिटल मीडिया की अगर हम बात करें उस पर भी बहुत एक्टिव हैं और अपना इनपुट दे रहे हैं पाकिस्तान की तरक्की में। लेकिन जहाँ पे हमारा आज का नौजवान जो है वो पाकिस्तान को तरक्की की राह पर देखना चाहता है, वहाँ कहें थोड़ी बहुत मायूसी भी है। इस मायूसी से हम अपने नौजवान को कैसे निकाल सकते हैं? और हमारे पास ऐसे बहुत सारे सितारे मौजूद हैं जो इस सेक्टर में काम कर रहे हैं, नौजवानों को मोटिवेट करने की बात करते हैं, उनको पाकिस्तान के साथ जोड़ने की बात करते हैं। और ख़ास तौर पे जब पाकिस्तान का ज़िक्र होता है, पाकिस्तान के नज़रियात की बात होती है, पाकिस्तान के मफादात की बात होती है, तो हमें शाना बशाना नज़र आते हैं। और यही हमारे कायद जनाब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का भी यही फरमान था कि हमारे जो सरमाया है वो नौजवान नस्ल है और इस नौजवान नस्ल को हमने ज़ाया होने से बचाना है। इसके लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, बहुत सारे हमारे यूथ एक्टिविस्ट हैं जो काम कर रहे हैं और वो इस अंधेरे में रोशनी का सबब बन रहे हैं। और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान का जो विज़न है, और ख़ास तौर पे चूँकि उन्होंने नौजवानों को प्रमोट करने की बात की, गो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस तरह 3 साला कारकर्दगी की अगर हम बात करें तो उसमें नौजवानों को वो चीज़ें नहीं मिली जिसका इस तब्दीली सरकार ने दावा किया था। लेकिन उम्मीद अभी भी बाकी है, 2 साल बाकी हैं। और वज़ीर-ए-आज़म चूँकि उनको सबसे ज़्यादा वोट भी पाकिस्तान की नौजवान नस्ल ने दिए हैं और वो आज भी अपने प्राइम मिनिस्टर से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कुछ तब्दीली ज़रूर आएगी अगले 2 सालों में। और कप्तान ने जो अपनी कौम से और ख़ास तौर पे अपने नौजवानों से वादे किए थे वो वादे पूरे होंगे। पाकिस्तान के जो इदारे हैं, पाकिस्तान के जो डिपार्टमेंट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे हुकूमती सतह पे बात हो, प्राइवेट सेक्टर की बात करें, उसमें नौजवानों का किरदार उनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है और अपना इम्पॉर्टेंट रोल अदा भी कर रहे हैं। पॉलिटिकली अगर हम बात करें, डिफरेंट पार्टीज़ के साथ जब उनके जलसे जुलूस होते हैं, धरने होते हैं, एहतजाज होता है, तो यही नौजवान नस्ल हमें नज़र आती है जो शाना बशाना खड़ी होती है, जो झंडे लहरा रहे होते हैं, जो नारे लगा रहे होते हैं। लेकिन जब हुकूमत में आते हैं तो ये नौजवान क्यों नज़रअंदाज हो जाते हैं। जॉब्स की अगर बात करें तो वहाँ पे भी हमारे नौजवान जो है वो नज़रअंदाज होते हैं और कहें वो मायूस होकर पाकिस्तान से बाहर जाने की बात करते हैं। और फिर इन्हीं हालात में वो वापस पाकिस्तान की तरफ जब देखते हैं कि पाकिस्तान मुश्किल में है, तो हमारा जो नौजवानों का वो तबका जो पाकिस्तान को ऊपर आगे ले जाना चाहता है, तरक्की की तरफ ले जाना चाहता है, वो वापस पाकिस्तान आता है, अपनी सर्विसेज पाकिस्तान के नाम करता है, पाकिस्तान का नाम रोशन करने की कोशिश करता है। तो इसी तरह के सितारे आज हमारे साथ मौजूद हैं जो इस सोसाइटी में जहाँ पे प्रेशर है प्रोफेशनलिज्म का, जहाँ पे प्रेशर है अपने करियर को लेकर, जॉब्स का, ये तमाम प्रेशर वो हैंडल कर रहे हैं। और ना सिर्फ इतनी खूबसूरती से उसको वो हैंडल कर रहे हैं, बल्कि अपने साथ जो यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट हैं, जो जूनियर्स हैं, सीनियर्स हैं, इस कम्बिनेशन को लेकर चलते हैं, उनको मोटिवेट करने की बात करते हैं। और चाहे सोशल प्लेटफार्म्स हों, चाहे NGOs हों, और चाहे फ़िज़िकली ऑन ग्राउंड जाना पड़े, वो काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। आज हम आपको इन्हीं सितारों से मिलवाएंगे और ख़ास तौर पे जानेंगे कि उनका ये एक्सपीरियंस कैसा है, वो पाकिस्तान को इन नामुसाद हालात से बाहर निकालने की किस तरह कोशिशें कर रहे हैं, इस पर बात करेंगे। और मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से भी आपको मिलवाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक कमर्शियल ब्रेक।
प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे मौजूदा हालात में हमारी नौजवान नस्ल क्या सोच रही है और इन नामुसाद हालात को का सामना करने के लिए क्या हमारे नौजवान तैयार हैं। और अगर उनकी मोटिवेशन देखें तो बड़ी ज़बरदस्त मोटिवेशन है और इन चैलेंजेस को कबूल करने के लिए तैयार है हमारी नौजवान नस्ल। और वो लोग जो हमारी सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अपने माशरे को मज़ीद बेहतर बनाया जाए और इन चैलेंजेस का सामना करने के लिए अपनी नौजवान नस्ल को तैयार किया जाए। ऐसे ही सितारों से हम आपको मिलवा रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रक्षंदा बेग हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं दी यूथ थिंक टैंक की और यूथ एक्टिविस्ट हैं। इसके अलावा SSDO के साथ बहुत अच्छा काम कर रही हैं यूथ डेवलपमेंट के हवाले से और ख़ास तौर पे बहुत अच्छी डिबेटर भी हैं और नौजवानों के लिए हमेशा काम करती हुई फ्रंट फुट पे हमें नज़र आती हैं। बहुत शुक्रिया रक्षंदा, आपको खुशामदीद कहते हैं शो में। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं मोहतरमा एडवोकेट गुलज़ेब खान, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, प्रोफेशनली ज़्यादा एडवोकेट हैं और प्रैक्टिसिंग हैं और ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल को मोटिवेट करने की कोशिश करती हैं। इनको आप सेमिनार्स में, वर्कशॉप्स में सुनते भी हैं और आज खुशकिस्मती है हमारे साथ मौजूद हैं। आपको भी खुश आमदीद। थैंक यू सो मच ज़फ़ीर। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं मोहतरमा आमना अनीस। आमना, चूँकि आजकल जो डिजिटल का दौर है और डिजिटल दौर में किस तरह हमारे नौजवान जो हैं वो अपना करियर बना सकते हैं, उस वाले से करियर काउंसलिंग भी करती हैं, ऑनलाइन सेशंस भी करती हैं। और अब चूँकि कोविड-19 के बाद यूनिवर्सिटीज़ खुल गई हैं, यूनिवर्सिटीज़ में सेमिनार्स में और सोशली बड़ी एक्टिव हैं। आमना अनीस, खुश आमदीद कहते हैं आपको भी प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं मुस्कान सिराज, स्टार्टअप फाउंडर हैं और ख़ास तौर पे नौजवानों को अपना बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए और वो लोग जो स्टूडेंट हैं उनको मोटिवेट करती हैं, उनके लिए काम करती हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। मुस्कान, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। एडवोकेट इज़हार रिजवी, आप ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं और लीगल एड कमेटी सिंध के लिए काम करती हैं और ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जिनको लीगली और घरेलू जो तशद्दुद होता है, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, जो डेवलपमेंट्स होती हैं, उसके लिए काम करती हैं, बहुत एक्टिव हैं। एडवोकेट इज़्ज़ा, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। थैंक यू। गुफ्तगू का आगाज़ रक्षंदा आपसे करेंगे। किस तरह देखती हैं, ख़ास तौर पे चूँकि आप यूथ के लिए काम करती हैं, अच्छी डिबेटर भी हैं, आज का नौजवान मौजूदा हालात को किस तरह देख रहा है और ख़ास तौर पे करियर को लेकर हम देखते हैं थोड़ा सा प्रेशर ले रहे हैं स्टूडेंट्स से, इस चीज़ को से बाहर निकलने के लिए क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, किस तरह आप यूथ को मोटिवेट करते हैं और किस तरह हम अपने माशरे को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, ताकि 64% है कुल आबादी की हमारे नौजवान और यही हमारा सरमाया भी है। पहले तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने शो में इनवाइट किया और मुझे मौका दिया कि मैं अपने ख़यालात का इजहार कर सकूं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे। जो आपका क्वेश्चन है कि हमारी जो यूथ अब आजकल के सर्कमस्टांसिस में उसके दिमाग में क्या चल रहा है पाकिस्तान को लेकर और जो प्रोफेशनलिज्म में वो अपने प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो इसका जो जवाब है वो मेरा ये कि अगर हम लोग करियर काउंसलिंग की बात करें, जब हमारे पास नौजवान जो है वो इंटर करती है, अपने इंटरमीडिएट के बाद जो है वो उनके पास इतना उनको अवेयरनेस नहीं दी जाती कि उन्हें आगे ज़िंदगी में क्या करना है। उनके पास माँ बाप या टीचर्स से जो भी दो प्रोफेशन आते हैं उनके पास, कि एक तो मेडिकल है और एक इंजीनियरिंग है, जिसकी वजह से हमारे पास उनको आगे जाके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अगर इसकी हमें देखें कि इंजीनियर्स जो हैं, आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स अपेयर होते हैं क्योंकि उनको आगे जाके उस तरह की जॉब्स नहीं मिलती जो कि वो करना चाहते हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग इंटर के बाद ही अपनी नौजवान की जो है वो करियर काउंसलिंग करें, जो कि टीचर्स कर सकते हैं, कॉलेजेस कर सकते हैं, तो आगे जाकर यूनिवर्सिटी लेवल पे उनको इतनी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन डायनामिक्स जिस तरह की, अगर पॉलिटिक्स में भी देखा जाए तो हमारे पास यूथ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, चाहे वो एज अ वोटर कर रही हो या फिर वो एज अ कैंपेन रन कर रही हो। तो इसलिए उनकी माइंड मैपिंग होना और उनका एक इंडिविजुअल लेवल पे उनकी जो है वो सक्सेस और उन बहुत ज़रूरी है इस मुल्क के लिए, क्योंकि हमारे पास
जो अभी करंट हमारी जो गवर्नमेंट है उसको इक़्तिदार में लाने के लिए भी उन्होंने सबसे ज़्यादा वेपन जो है वो यूथ का इस्तेमाल किया और इसमें कुछ कोई दो राय नहीं हो सकती। और ख़ासतौर पे ख़वातीन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और वो ख़वातीन जो जिन्होंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा वोट किया तो वो वोट उन्होंने बल्ले पे दिया। और इसकी बड़ी वजह ये थी, एक मोटिवेशन नज़र आई, चेंज नज़र आया। इस चेंज को लेके आगे चलना है और हालात को बदलना है। और माशरे में ज़ाहिर है ख़वातीन का किरदार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 52% कुल आबादी की हमारी ख़वातीन हैं, यानी मर्दों से ज़्यादा हैं, और उसके बावजूद उनको राइट्स भी मिलने चाहिए। ये एक अलग डिबेट है, उस पर भी कभी हम प्रोग्राम करेंगे। गुलज़ेब खान, आप किस तरह देखती हैं ख़ासतौर पे लीगली, चूँकि आप डील कर रही होती हैं लीगल अफेयर्स के साथ भी, लेकिन लीगल से हट कर भी अगर हम बात करें, आपको लगता है कि हमारा जो नौजवान है आज का वो मोटिवेट है? बातें तो बहुत हो रही होती हैं, इवन पूरा दिन चूँकि हमारे करंट अफेयर्स के शोज़ होते हैं, हम नेगेटिविटी भी डिस्कस कर रहे होते हैं, पॉजिटिविटी भी डिस्कस हो रही होती है, और टेंशन है। लेकिन उस टेंशन में रहते हुए नौजवान को किस तरह देख रही हैं कि वाकई मोटिवेटेड है, वो उसको पता है कि मैंने जो भी करियर चुना है इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। और एक ज़ाहिर अल्लाह ताला पे हमारा भरोसा तो होता ही है, साथ ही साथ थोड़े से हालात भी हैं आजकल मुल्की हालात, कोविड-19 के बाद थोड़ा सा प्रेशर है, नफसियाती तौर पर प्रेशर आ रहा है हमारे ऊपर। तो किस तरह देखती हैं नौजवान हमारा आज भी मोटिवेट है? एक्चुअली ज़फ़ीर, द थिंग इज़ के हमारा नौजवान इस वक्त आई फील कि बहुत ज़्यादा डायलेमा का शिकार है। ठीक, डायलेमा का शिकार हमारे नौजवान क्यों हो गए हैं? क्योंकि हम जैसे भी बात भी कर रहे थे कि हमारी पीटीआई की गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा जो एक वेपन यूज़ किया वो यूथ का यूज़ किया। दैट वाज देयर बिगेस्ट पावर। ठीक है। तो इस सारी सिचुएशन में हमारी यूथ ने जब ये देखा तो हमारी बेसिकली जो मैं ऑब्जर्व करती हूँ कि सबसे बड़ा इशू कहाँ है हमारे नौजवानों में, कि हम अपने दिमाग में दूसरों को आइडियलाइज करते हैं और उनसे एक्सपेक्टेशंस बांध लेते हैं कि हमें सब कुछ ये करके देंगे। ठीक। जैसे कि हम जब ये गवर्नमेंट चूज करने लगे तो वी वर लाइक कि हम एक ऐसा बंदा ला रहे हैं जो हमारी सारी चीज़ों को ठीक करके हमें एक प्लेट में प्रेजेंट कर देगा। ठीक है। यहाँ पर आकर हमारी नौजवान नस्ल को बेसिकली ये बैटल अपने साथ लड़नी चाहिए और खुद को इतना मोटिवेटेड रखना चाहिए। बिल्कुल मोटिवेट रखना चाहिए। मैं आपको एक मिनट के लिए रोकूंगा। इस वक्त बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान मैच जीत चुका है। इंडिया के बाद हमने न्यूजीलैंड को भी शिकस्त दी, और वो न्यूजीलैंड जो पिंडी में हमें छोड़ के गया था, आज उसको शिकस्त देकर पाकिस्तानी शाहीनों ने ये बता दिया कि पाकिस्तान किसी से पीछे नहीं है। और जो इंग्लैंड और ख़ासतौर पर न्यूजीलैंड, चूँकि बिल्कुल मैच से 2 घंटे पहले स्टेडियम छोड़ के भाग गया था, वो न्यूजीलैंड आज शिकस्त से 2-4 हैं। कीवीज़ के पर काट दिए गए हैं शाहीनों ने, और बड़े ज़बरदस्त सनसनीखेज़ और दिलचस्प मुकाबले के बाद पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दी। और पूरी कौम को, पूरे पाकिस्तान को, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की क्रिकेट से जो मोहब्बत करते हैं उन सबको मुबारकबाद। और यही जज्बा पाकिस्तानी टीम का होना चाहिए, और इसी मोटिवेशन पे आज हमारा ये प्रोग्राम भी है कि किस तरह हमने इन नामुसाद हालात में किस तरह पाकिस्तान की क्रिकेट तबाह हो चुकी थी। आपको याद होगा कि श्रीलंकन टीम पे जब अटैक हुआ उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान से रूठ गई। पीएसएल हुआ, कुछ टीमें आई हमारे पास, जो बिग 3 थे वो कभी भी पाकिस्तान खेलने के लिए तैयार नहीं थे। बड़ी मुश्किल से न्यूजीलैंड आया था। न्यूजीलैंड अपना जो मैच अधूरा छोड़ के, पूरा टूर्नामेंट अधूरा छोड़ के चला गया। इंग्लैंड ने मना कर दिया, और उसके बाद पहली कामयाबी हमें भारत के ख़िलाफ़ मिली, जो कि भारत का पूरा प्रोपेगेंडा था पाकिस्तान के ख़िलाफ़। उस प्रोपेगेंडे को रिजेक्ट किया पाकिस्तान ने, और भारत को उसकी इतनी बड़ी सरमायाकारी लगी हुई थी उसका जवाब दिया। और आज न्यूजीलैंड को ये जवाब दिया कि हम अपनी मेहनत से और अपने टैलेंट से पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। हमें किसी लॉबिंग की ज़रूरत नहीं है, किसी के पैसे की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास ईमान है, हमारे पास जज्बा है, और हमारे पास ये पाकिस्तान है। और जब तक पाकिस्तान है हम इसी तरह पूरी दुनिया को पाकिस्तान में पाकिस्तानी परचम जो है लहराते हुए दिखाएंगे। जी कंटिन्यू कीजिएगा एडवोकेट गुलज़ेब खान साहिबा। चूँकि बड़ी खबर थी, अच्छी खबर है, और यही वो मोटिवेशन है जो देखिए हमारे पास क्रिकेट नहीं हो रही थी, कुछ नहीं, ख़ासतौर पर इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही थी, वो बड़ी टीमें नहीं आ रही थी, और उनको पे दर पे हम शिकस्त दे रहे हैं। और यही वो है कि अब 3 साल हुकूमत को हुए हैं, थोड़ा सा लोग घबरा भी रहे हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि घबराना नहीं है। यही है, 29 साल के बाद हमने भारत को शिकस्त दी वर्ल्ड कप के मैचेस में, और आज न्यूजीलैंड को दी, और वो न्यूजीलैंड जो हमें अधूरा छोड़ के चला गया। बिल्कुल, तो मैं भी इसी से रिलेटेड ही बात को आगे करूंगी कि देखिए जोरे बाजू बहुत बड़ी चीज़ है। कहा जाता है कि नौजवान अपने वक्त का बादशाह होता है।
तो जब नौजवान अपने वक्त का बादशाह है तो दैट मीन्स कि उनके लिए कुछ भी चीज़ जो है वो आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं हो सकती। ठीक। अगर आज हमारे नौजवान थोड़ा सा हम अपनी थिंकिंग को इस तरह से रिफाइंड कर लें कि हम दूसरों से एक्सपेक्टेशंस कम करके अपनी ज़ात की एक्सपेक्टेशंस और स्टैंडर्ड्स को हाई कर दें, तो जब हम ये समझ लेंगे ना कि हमारी सारी बैटल्स हमारे खुद के साथ हैं, हमें किसी ने सोसाइटी ठीक नहीं करके देनी, हम ही सोसाइटी हैं। आज हम ठीक हैं तो सब कुछ हमारे लिए बेहतर होता चला जाएगा। आप ये देखिए, थोड़ा सा मैं इसमें इस्लामिक रेफरेंस देना चाहूँगी कि हमारे जो हसनैन करीमैन गए हैं, हज़रत इमाम हुसैन एंड हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो नौजवान थे, उनकी एजेस वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं थी, पर अल्लाह ताला ने उनसे वो काम लिए जो कि उस वक्त के बड़े बड़े लोगों के भी तसव्वुर में नहीं थे। बिल्कुल। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब खाना काबा में दाखिल होकर बुतों को तोड़ा, तो कुरान करीम अगर हम पढ़ें तो हमें पता चलता है कि वो अपनी नौजवानी की पीक पर थे। उन्होंने उस वक्त ये नहीं देखा कि मेरे पास मेरे वालिद मौजूद हों या मेरे चाचा मौजूद हों या कबीले का कोई सरदार मौजूद हो तो मैं ये एक रेवोल्यूशन लेने जाऊं। ठीक। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा एक इनबिल्ट मैकेनिज्म जो है, पोटेंशियल इतना है माशाल्लाह से हमारी कौम में, इतना ज़्यादा कि आप जब यंगस्टर्स के साथ बैठते हैं और उनके साथ बात करते हैं, इवन हम भी जब फील्ड में आते हैं तो हमें ये रियलाइज़ होता है कि देयर आर इनमैचेबल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अस। सिर्फ हम उनसे फ़ायदा अपनी पोटेंशियल की बेस पर कितना उठा रहे हैं, दैट डिपेंड्स ऑन उनको अस। एंगेज करना है आपने। बिल्कुल, Yes. बहुत अच्छी बात की आपने। आमना अनीस, आप चूँकि डिजिटल की एक्सपर्ट हैं और इस वक्त चूँकि जब हम क्रिकेट मैच की भी बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो डिजिटल पे इसको देख रहे हैं और बहुत सारे उन पे पाबंदियाँ भी लगी हैं, चूँकि उन्होंने इस दफ़ा बड़े सरप्राइज हुए, चूँकि बड़ी सख्त पॉलिसी थी यूट्यूब की। किस तरह देखती हैं हम करियर को लेकर वो नौजवान नस्ल जो आपको देख रही है, हमारे नाज़रीन जो आपको देख रहे हैं, कि वो डिजिटल की तरफ किस तरह आ सकते हैं, अपने बिजनेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्कुल ₹1 से या $1 से, जिसको हम कहते हैं कि आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास इंटरनेट की सहूलत है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं। ये क्या इनकलाबी कदम जो कि जिस पे मौजूदा हुकूमत भी बहुत अच्छा काम कर रही है, इसको थोड़ा सा डिफ़ाइन करें ताकि आपके तजर्बे से लोग फ़ायदा उठा सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। मैं इन्हीं की बात को इंडोर्स करूँगी कि चाहे वो हुकूमत हो, चाहे वो इंटरनेशनल टर्म्स हो, हम हर चीज़ जो है वो एक पर्टिकुलर फैक्टर पे हम ब्लेम कर देते हैं कि भाई इजरायली नहीं चाहते कि हम आगे बढ़ें, यहूदी साजिश है, जिसको मैं बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट करती हूँ। तो हम लोगों ने अगेन हर किसी पे के ऊपर ब्लेम करना शुरू कर दिया। हम अंदर अपने अंदर जो हमारे साथ इतनी सारी चीज़ें, इतना पोटेंशियल है, हम उसको एक्सप्लोर नहीं करते। हम इस पे ब्लेम आज गवर्नमेंट पे, कल यहूदी साजिश के ऊपर, एंड वी कीप ऑन ब्लेमिंग। तो सबसे पहले तो हमारी यूथ को चाहिए कि अपने अंदर जो आपको जो भी चीज़ पसंद है आप उसको अपने करियर में चेंज कर लें। फिर आपने एक बात की कि डिजिटल मीडियम्स के थ्रू हम किस तरीके से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। हमने कोविड में देखा कि कोविड में पैराडाइम शिफ्ट्स आए कि पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि आपकी एक डिजिटल शॉप होगी और आप सिर्फ कन्वेंशनल के ऊपर काम कर रहे थे। अगर आप एक छोटी सी दूध की दुकान को उठा लें, आपको उसमें भी अगर आप एक दुकान लेते हैं, आपको उसका रेंट देना है एडवांस में, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, आपको यूटिलिटी बिल्स, कोई ना कोई बंदे भी आपने रखने पड़ेंगे, आपको रॉ मटेरियल भी चाहिए, व्हाटएवर, मार्केटिंग भी करनी है। अगर इसी चीज़ को मैं डिजिटल मीडियम के ऊपर ले जाऊँ, लेट्स सपोज अगर मुझे फेसबुक पे अपनी शॉप स्टार्ट करनी है, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद ज़ीरो इन्वेस्टमेंट। मुझे ₹1 भी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है अगर मैं डिजिटल के ऊपर चली जाऊँ। तो हमें थोड़ा सा अपना माइंड शिफ्ट करना होगा। कोविड ने जो शायद आज से 5 साल बाद होना था, वो कोविड ने उसको एक्सेलरेट पहले कर दिया। बिल्कुल ठीक है, इस पे मजीद भी हम आपसे बात करेंगे। मुस्कान सिराज, खास तौर पे चूँकि जिस तरफ आमना का इशारा था, आप स्टार्टअप ऑनर हैं, आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे आपने काम भी कर रही हैं, स्टूडेंट भी हैं, किस तरह देखती हैं हमारे नौजवान जो है वो ज़्यादातर फोकस ये कर रहे होते हैं कि हमें कोई गवर्नमेंट जॉब मिले या किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब मिले, हम जॉब पे ही क्यों फोकस करते हैं? और यही वजह है कि जब हम एजुकेशन लेने के बाद प्रोफेशनल करियर का इंतखाब करते हैं तो वहाँ उम्मीद हमारी ये होती है कि हमें अच्छी जॉब मिलेगी, जॉब उस तरह की मिलती नहीं है, फिर थोड़ा सा हम मायूस हो जाते हैं। लेकिन स्टार्टअप की तरफ कैसे जा सकते हैं हमारे नौजवान जो आपको देख रहे हैं, हमारे नाज़रीन जो आपको देख रहे हैं, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? अच्छा जफीर, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हमारे जो नौजवान नस्ल है, सबसे जो मेजर जिससे हम लोग लैग करते हैं ना, मेजर पॉइंट ये है कि हमारी नौजवान नस्ल में रिस्क लेने की ना आदत है नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये पाकिस्तानी अवाम में नस्ल दर नस्ल चलता हुआ है, इंड्यूस हो गया है शुरू से कि रिस्क लेना नहीं है, या वो लोग शायद डरते हैं, या उनका माइंडसेट ही ऐसा डेवलप हो गया है कि स्टार्टअप
का जो कल्चर है उसको लेके वो बड़ा डरते हैं कि मैं अगर बिजनेस की तरफ जाऊंगा या जाऊंगी तो इसमें बहुत सारे मेरे सामने रिस्क आएंगे, तो इससे बेटर है कि मैं अपना जॉब का ऑप्शन अवेल कर लूं। कुछ नहीं होगा तो थोड़ा बहुत पैसा तो आएगा। ये वाला जो माइंडसेट है हमारे यूथ में स्पेशली बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है, क्योंकि हमसे पहले जो बड़े लोग हैं वो अपना जो शुरू से पुरखों से जो अपना बिजनेस करते हुए आ रहे हैं बस वो चल रहा है। अगर पहले देखा जाए तो हमारे पाकिस्तान में स्टार्टअप में एक रिपोर्ट देखी थी जैसे उस पर हमारे स्टार्टअप का रेट बड़ा ही कम है पाकिस्तान में। दूसरे मुल्कों से अगर हम कंपेयर करें तो स्टार्टअप कल्चर हमारे पाकिस्तान में बिल्ट इन नहीं हुआ। लेकिन जैसे जैसे कोरोना आया, कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों ने अपने जो है डिजिटली अपने जो जितने भी आइडियाज़ थे या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग उनके बिजनेस थे वो उन लोगों ने डिजिटल लाना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको एक फ़ायदा दिखा, जिसकी वजह से हमारा जो एकदम से जो इकोनॉमी बूस्ट कर गई, अगर हम डिजिटल इकोनॉमी की बात करें वो एकदम से बूस्ट कर गई। तकरीबन 35% हमारी जो मार्केट में इंक्रीज आया था सिर्फ इस वजह से कि कोरोना में काफ़ी ज़्यादा लोगों ने स्टार्टअप की तरफ। ठीक है मुस्कान, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगा और आपसे पूछेंगे भी कि किन किन प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रही हैं और किस तरह वो लोग जो आपको सुन रहे हैं देख रहे हैं वो किस तरह अपना अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इस माइनर सा रिस्क है, बल्कि ज़ीरो रिस्क है, जिस तरह आमना भी बता रही थी, तो आप अपना करियर अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इस तरफ भी आएंगे। इज़ा, आप किस तरह देखती हैं सोशली, चूँकि आप बड़ी एक्टिव हैं, काम भी कर रही हैं, फील्ड में जाती हैं, हमारी नौजवान नस्ल को कहाँ देख रही हैं कि जहाँ डिफरेंट फोरम्स पे तनकीद भी होती है, मायूसी भी है, लेकिन उस मायूसी में आप जैसे जो लोग हैं जो प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं, उम्मीद है आप फील्ड में जाती हैं, आपको लगता है कि नौजवान नस्ल जो है वो मायूस है या मोटिवेटेड है अपने करियर को, अपने प्रोफेशनलिज्म को लेके? अच्छा देखिए, मैं अपनी एग्जाम्पल से स्टार्ट करती हूँ कि मैं आई माइसेल्फ गोल्ड मेडलिस्ट लॉ ग्रेजुएट, लेकिन मैंने खुद बहुत ज़्यादा ये फील किया है कि वर्क प्लेस हैरेसमेंट हमारी यूथ को बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ रही है, और यही सबसे बड़ा एक बैरियर है हमारे आगे बढ़ने में। और इस तरीके से जो सिर्फ एक सेक्सुअल बेसिस पर जो हैरेसमेंट नहीं होती बल्कि यहाँ पर बल्कि फिजिकल मेंटल टॉर्चर, जिसकी वजह से हमारा वर्क अफेक्ट हो रहा होता है। ठीक है, जब 3 मेन इश्यूज जो स्पेशली हमारी यूथ को फेस करने पड़ रहे हैं वो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पर्पस, मतलब एजुकेशन या तो क्वालिटी एजुकेशन नहीं होगी, अगर क्वालिटी एजुकेशन हो गई तो इनकी ट्रेनिंग नहीं होगी। जैसे अप्रेंटिसशिप पीरियड होता है, प्यूपिलेज पीरियड को इंटर्नशिप पीरियड कहते हैं, उसमें हमारा मकसद ये होता है कि हम ट्रेन हो, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में हम एंटर हुए तो हमें प्रैक्टिकल नॉलेज हो। लेकिन जब हम एंटर होते हैं अपने इस प्रोफेशन के अंदर, स्पेशली जो हमारे यंग लॉयर्स हैं, तो उनको सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जो उनके सीनियर होते हैं वो उनको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं देते, वो उनसे क्लरिकल वर्क करवाते हैं। इससे क्या होता है, इनकी एक डिग्निटी वायलेट होती है, ये उनका हैरेसमेंट हो रहा है वर्क प्लेस के ऊपर। एक्चुअली ये एक जो है ना टसल है बिटवीन यूथ एंड एडल्ट, क्योंकि यूथ जो होती है ना वो बिल्कुल ठीक है इज़ा, लेकिन इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, इस पे इस अवेयरनेस को कैसे आम किया जा सकता है, इस पे मज़ीद बात करेंगे। लेकिन वक्त हुआ यहाँ ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम इस हल की तरफ आएंगे और ख़ास तौर पे जिस तरफ इज़ा का इशारा था, बाकी पैनलिस्ट भी अपनी अपनी फील्ड को लेकर कितने संजीदा हैं और क्या मशवरा देंगे हमारे नाज़रीन को कि किस तरह आप अपने स्टार्टअप की तरफ जा सकते हैं, अपने करियर की तरफ जा सकते हैं। ज़िम्मेदार कौन है इन तमाम सूरत हाल का? क्या हम एक अच्छे शहरी होने के नाते अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं? अगर निभा रहे हैं तो फॉल्ट कहाँ आ रहा है, इश्यूज़ कहाँ आ रहे हैं, इस पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक कमर्शियल ब्रेक। फिर खुशामदीद। नौजवानों के वाले से बात हो रही थी और ख़ास तौर पर आज का नौजवान जो कल का रहनुमा हो सकता है वो कितना मोटिवेटेड है पाकिस्तान को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपने प्रोफेशनलिज्म को लेकर। रक्षंदा, लीडरशिप
स्किल्स कैसे बिल्ड हो सकती हैं, कैसे ग्रूम किया जा सकता है। और ग्रूमिंग के हवाले से बहुत सारी एनजीओस, बहुत सारे इदारे काम कर रहे हैं और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोटिवेट करने की कोशिश भी करते हैं। ख़ासतौर पे वो उनकी हर स्पीच में नौजवानों का जिक्र होता है, लेकिन उनको उस तरह राइट्स नहीं मिलते जो कि हम ब्रेक से पहले भी बात कर रहे थे। लेकिन इन ऑप्शंस के साथ ही हमने आगे बढ़ना है। हमने अगर ब्लेम करते रहेंगे तो हम माजी में ही रह जाएंगे, लेकिन हमें आगे बढ़ना है और लीडरशिप स्किल्स भी अपनी जो नौजवान नस्ल है उसमें पैदा करनी है। कैसे मुमकिन हो सकता है ये? जहाँ तक मेरा ख्याल है, लीडरशिप का ताल्लुक जो है वो आपके घर से पहले शुरू होता है। अगर माँ बाप औलाद को इतनी लिबर्टी दें कि वो अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद ले सकें, तो सबसे पहली दरसगाह जो है वो आपका घर होता है। वहाँ से अगर आपको अपनी लाइफ की जो है वो ड्राइविंग सीट अगर आपके अपने हाथ में है, तो यहाँ से सबसे ज़्यादा आपके पास लीडरशिप आती है। और फिर आगे जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हो या आगे अपने प्रोफेशन में जाते हो, तो वो चीज़ें हमेशा आपके साथ रहती हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर लीडरशिप कोई इंसान के अंदर पैदा कर सकते हैं, तो वो बाहर से नहीं आनी होती, वो आपके घर से शुरू होनी होती है। तो सबसे पहले पेरेंट्स को अपनी औलाद पर ट्रस्ट करना चाहिए, फिर ही जाके उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी कैसे बिल्ड हो सकता है। चूँकि पेरेंट्स ही तो अगर एक बच्चा घर में आके आइडिया डिस्कस करता है, वो कहता है मैं बिज़नेस शुरू करना चाह रहा हूँ, या वो कहता है कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाह रहा हूँ, लेकिन वही 5, 10, 8 करके जो अफराद होते हैं वही उसका मजाक उड़ाते हैं कि ये तो पॉसिबल नहीं है, तुम्हें तो ये गली मोहल्ले में जाके अगर कोई चीज़ खरीदनी हो तो उसके लिए तो तुम अकेले नहीं निकल सकते, तो तुमने लीडरशिप क्या करनी है। तो यहाँ से हम डीमोटिवेट कर रहे होते हैं। इस कल्चर को कैसे चेंज कर सकते हैं? अच्छा, इसमें 2 फैक्टर्स जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हमारे पास आ जाता है जनरेशन गैप का, क्योंकि हमारे पास पेरेंट्स की जो जनरेशन थी उस टाइम पर बिजनेस या स्टार्टअप उन लोगों ने जो सर्कमस्टांसेस देखे वो अब नहीं है। अब यूथ के पास बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर वो अपने बिजनेसेस को स्टार्ट कर सकते हैं, और वो भी बहुत ज़्यादा ऑप्शन है यूथ के पास। तो उनके माइंड में वो आइडियाज़ आते हैं और उसकी मोटिवेशन उन्हें अपनी यूनिवर्सिटी से मिलती है, उन्हें अपनी सराउंडिंग से मिलती है, जो कि वो सोशल एक्टिविज्म कर रहे होते हैं। तो इस बात में जब वो अपने आइडियाज़ घर जाके शेयर करते हैं अपने पेरेंट्स से, तो उनका माइंडसेट वही है, वो 90s वाले है कि एक सरकारी नौकरी करनी है या फिर 9 to 5 जॉब करनी है, वही कामयाबी है। तो इसके लिए हमें पेरेंट्स को जो है वो अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। और एक और चीज़ जो दूसरी मुझे लगता है हमारे पास बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर सकती है, वो ये कि अगर हम लोग अपनी जो सराउंडिंग में हमारे पास जो लोग आइडियलाइज हम जिनको करना शुरू कर देते हैं, तो अगर उनके वर्ड ऑफ माउथ से ये चीज़ हमारे पास पेरेंट्स को जाए, अगर वो लोग अपना थोड़ा रोल प्ले कर दें इस बात पे कि वो पेरेंट्स को जो है वो मोटिवेट करें। पेरेंट्स की भी काउंसलिंग होनी चाहिए। एग्जैक्टली, पेरेंट्स की काउंसलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किस तरह क्या देखती हैं, जिस तरह जनरेशन गैप की बात हो रही है, और ये वाकई एक बहुत बड़ा ये फैक्टर है डिसीजन मेकिंग में। इस गैप को कैसे ख़त्म किया जाए? क्या पेरेंट्स की ट्रेनिंग करवाई जाए, उनको मोटिवेट किया जाए? और चूँकि अगर हम 2000 से पहले की बात करें और बाद की बात करें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और अब तो कोविड-19 के बाद तो पूरी दुनिया चेंज होकर रह गई। तो इस चीज़ पे बहुत पीछे है अभी तक डिसीजन मेकिंग में। अपनी यूथ को, अपने बच्चों को डिसीजन लेने में हम अभी तक पेरेंट्स से पूछ के इधर जाएंगे, पेरेंट्स से पूछ के उधर जाएंगे, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा इतनी लिबर्टी तो मिलनी चाहिए कि कोई डिसीजन तो ले सकें अपने करियर को लेकर। बिल्कुल, देखिए इस चीज़ में मैं यही रिकमेंड हमेशा करती हूँ एक बात, कि हमारी सोसाइटी जो है वो बेसिकली है ही एक पेट्रियार्कल सोसाइटी। हम एक मैन मेड सोसाइटी का हिस्सा हैं। हमारी सोसाइटी शुरू दिन से ही ऐसी चली आ रही है कि वेयर द मैन ऑफ द हाउस इज द डिसीजन मेकर। लेकिन इसी चीज़ को चेंज करने के लिए देखिए, आप 5 ख़वातीन हैं इस वक्त इस प्रोग्राम में, तो यही वजह है कि आप लोग बैठे हैं, पेरेंट्स ने आपको परमिशन दी, आपके जो भी इश्यूज थे उसके बावजूद आप स्टूडियो आई हैं, प्रोग्राम कर रही हैं, आप एडवोकेट हैं, ज़्यादा प्रैक्टिसिंग। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात भी तो है ना कि ऐसे पेरेंट्स भी तो मौजूद हैं, ऐसे ख़ानदान भी तो मौजूद हैं जो डिसीजन पावर आपको दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की सोसाइटी में मैं ये मानती हूँ कि पीपल लाइक मी आर रियली वेरी ब्लेस्ड, कि जिनको एक ऐसे घरों में हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह आंखें खोली कि वेयर वी वर एक्चुअली गिवन द स्टीयरिंग इन आवर ओन हैंड्स। कि बेसिकली पेरेंट्स क्या होता है, देखिए जब आप बच्चे होते हैं, वालदैन के अगर एक घर में 3 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं, तो उन्हें अपने हर बच्चे की पॉजिटिव्स और नेगेटिव क्वालिटीज बहुत अच्छे से पता होती हैं। ठीक है। तो अब पेरेंट्स पे जो जिम्मेदारी आती है, वो जिम्मेदारी ये आती है कि वो देखें कि कहाँ हमारा कौन सा बच्चा किन क्वालिटीज को पोजेस करता है और हम उसको कहाँ पर पॉलिश करें,
या कहाँ पर उसको मजीद सिखाएं। ये जो कंट्रोलिंग फैक्टर है ये बुरी चीज़ नहीं ठीक है, है। बट ये एक लिमिट में होना चाहिए। ठीक है। ये एक रिफाइंड प्रोसेस के थ्रू होना चाहिए कि जहाँ पर पेरेंट्स बच्चे को गड्ढे में गिरने से बचाएं अपने एक्सपीरियंस की बेस्ड पर, ठीक है। लेकिन उस बच्चे को गड्ढे तक जाने ज़रूर दें ताकि उस बच्चे को भी पता हो कि वेयर आई नीड टू स्टेप बैक। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल सही। अब किस तरह देखती हैं ख़ासतौर पे आमना, स्टार्टअप की बात हो रही थी, डिसीजन की, आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, क्विकली आप बताएं क्योंकि मैंने बाकी पैनल्स की तरफ। बिल्कुल। अच्छा देखिए, सबसे पहले यही बात कि हम लोग फेलियर से इतना डरते हैं कि हम कोई स्टेप नहीं उठाते। सही। हम लोग स्टेप नहीं उठाते जब तक आप खुद एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, तब तक आप आगे कैसे बढ़ेंगे। आई एम गोना कोट द पेरेंट्स वाली चीज़ यहाँ पर भी कि पेरेंट्स नीड टू स्टार्ट ट्रस्टिंग देयर चिल्ड्रन अ लॉट मोर। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स ने ट्रस्ट किया कि भाई सोशल मीडिया है, दे डिडंट नो कि ये करियर हो सकता है। सही। जिस चीज़ को आप एंटरटेनमेंट समझते हैं, मैंने उसी चीज़ को करियर में चेंज कर लिया, एंड दिस इज़ व्हाट आई एम टीचिंग आल्सो। तो पेरेंट्स को थोड़ा सा अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट अलॉन्ग विद अ लिटिल चेक कि भाई ये लोग कर क्या रहे हैं। सही। गलत तरफ ना जाएं। आप अपने बच्चों की तरबियत ही ऐसे करें कि वो उनके पास राइट और रॉन्ग चॉइसेस हों, बट दे नीड टू सेलेक्ट दैट राइट। लेकिन उनके ऊपर चेक जरूर रखें और ऑप्शन उनको दें, उनको Exactly. फैसला लेने की करें, और Exactly. जहां वो गलत हो रहे हों आप उनको कैच कर सकें। Exactly. बिल्कुल, Yes. अच्छी बात है। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आप अपने करियर को अपने पैशन में चेंज कर लें, वो आपके लिए ज्यादा ज़्यादा अच्छा है, बेहतर लेकिन है। इस चीज को पेरेंट्स नहीं समझ रहे होते हैं, क्योंकि बच्चा तो समझ रहा होता है कि ये मेरा पैशन है, लेकिन चूंकि पेरेंट्स ने सोचा होता है एक ही बच्ची या एक ही बच्चा है तो उसको हमने डॉक्टर बनाना या है, और उसको engineer शौक है बनाना है। इंजीनियर Yes. बनने का, लेकिन हमने फोकस किया हुआ है। मुस्कान, किस तरह देखती है, ब्रेक से पहले आपसे बात हो रही थी कि स्टार्टअप कैसे करना है, स्टार्टअप का बताइए और किन प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रही हैं क्विकली। जैसे अभी तो फिलहाल मैंने इससे पहले काफ़ी एक स्टार्टअप पे काम किया था जो मैं अब छोड़ चुकी हूँ। अभी करंटली मैं अपना एक स्टार्टअप चलाती हूँ जो ऑनलाइन पेंटिंग के हवाले से है। बस ये डीप एंड डिग इन नॉलेज पे नहीं जाऊंगी, लेकिन मैंने भी इसको कोरोना में स्टार्ट किया था जब कोविड आया था। ठीक है। तो मैंने इसको जब स्टार्ट किया, मैं देखा कि किस तरीके से मैं डिजिटली अपने पैशन को, अपने स्किल्स को किस तरीके से पुट इन कर सकती हूँ और एक नई तरीके से इसको डेवलप कर सकती हूँ अपनी स्किल्स को। तो मुझे बड़ा अच्छा स्टार्ट में रिस्पांस मिला। जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात की थी, शायद आमना नहीं की थी, जी, कि जी। हम लोग को बड़ी जीरो इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट देखिए, व्हेनेवर यू स्टार्ट अ बिजनेस या स्टार्टअप, जब भी आप स्टार्ट करते हो इन्वेस्टमेंट लाजमी जरूरी है। लोगों को ऐसा लगता है कि एक बड़ा ही ना एक फेरी टेल सा दिखा देते हैं एक कॉन्सेप्ट कि नहीं आप जीरो इन्वेस्टमेंट से भी यू कैन स्टार्ट अ स्टार्टअप। जीरो इन्वेस्टमेंट सिर्फ रिक्वायर्ड होती है कि फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे आपने अपना अकाउंट बना लिया, दैट्स इट, ये जीरो इन्वेस्टमेंट है। बट उसमें जो एफर्ट रिक्वायर्ड है, इन्वेस्टमेंट ऑफ योर स्किल्स, इन्वेस्टमेंट ऑफ योर टाइम, इन्वेस्टमेंट ऑफ योर मनी। मनी इसमें आता है कि आपको डिजिटल मार्केटिंग कैसे करनी है, क्योंकि जाहिर है आपने अगर कोई मार्केट खोली है, दुकान अपनी ऑनलाइन खोली है, तो उसको मार्केट की जरूरत बिल्कुल ऐसे है मुस्कान, इसमें कोई शक नहीं। ज़ाहिर बेसिक चीज़ें, अगर आप फेसबुक पे या यूट्यूब पे भी जा रहे हैं तो ज़ाहिर आपके पास इंटरनेट होना चाहिए और आपको वो उसका मंथली पैकेज लेना होगा, बहुत सारी डोमेन लेना होगा। अगर आप वेबसाइट की तरफ जा रहे हैं तो छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट से, जीरो इन्वेस्टमेंट से मुराद शायद आमना की यही थी कि 5, 10, 20 हज़ार रुपये से आप अपना काम शुरू कर सकते हैं, एटलीस्ट आप किसी के मोहताज नहीं होंगे। इज़ा, लास्ट पॉइंट आपका, किस तरह देखती हैं ख़ासतौर पे चूँकि आप हरासमेंट के हवाले से बात कर रही थी, ये वो इशू अब डिस्कस भी होता है और एक बड़ा फैक्टर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इन तमाम चीज़ों में रहते हुए हमने इस माशरे को बेहतर करना है, बेहतर बनाना है। क्या आपकी ये तजावीज़ हो सकती हैं, किस तरह हम सोसाइटी को बेहतर बना सकते हैं? अच्छा ठीक है सफ़ी, मैं पहले तो एक चीज क्लियर कर देना चाहती हूँ कि आफ्टर 18th अमेंडमेंट हम बार बार ये कह रहे हैं पीटीआई गवर्नमेंट को वोट दिया ये चीज, तो आफ्टर 18th अमेंडमेंट ये सब्जेक्ट अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास शिफ्ट हो चुके हैं एंड दे आर बाउंड टू प्रोवाइड सच अपॉर्चुनिटीज फॉर यूथ। ठीक है, पीएम ने बहुत ज्यादा इनिशिएटिव्स लिए हैं हमारे लिए यूथ के लिए, लेकिन अगर हम देखते हैं प्रोविंशियल बेसिस पर तो ऐसे कोई अच्छे स्टेप्स नहीं लिए गए। अब मैं एक रिकमेंडेशन ये देना चाहती हूँ कि हम डेवलपिंग स्टेट से बिलोंग करते हैं, 85% ऑफ यूथ जो है वो डेवलपिंग स्टेट में रहती है। तो एक मैं ये रिकमेंडेशन दूंगी कि हमें सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना चाहिए, जिसका पर्पज है सिर्फ नॉट ओनली फॉर इकोनॉमिक प्रॉफिट ऑफ द इंडिविजुअल, बट हमें एक कम्युनिटी डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए। बहुत अच्छा पॉइंट है ये। ठीक है, तो ये है, इसमें ये है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी भी है, दूसरा ये हमारी नेसेसिटी भी है। अपॉर्चुनिटी इस बेस पर कि यूथ के अंदर एडेप्टेबिलिटी है, दे कैन अडॉप्ट एवरीथिंग, न्यू कल्चर वो अडॉप्ट कर सकते हैं। दूसरा उनकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के साथ अवेयरनेस। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। चूंकि प्रोग्राम का वक्त बहुत कम है और ये डिबेट हम रखेंगे और इस तरह के प्रोग्राम्स हम करते रहेंगे। आखिरी पॉइंट मैं सबसे चाहूँगा, क्या पैगाम देना चाहेंगी क्विकली, 10 सेकेंड है आपके पास। मेरा जो
पैगाम यूथ के लिए, और वो ये कि हमारे पास जब हम प्रोफेशनलिज्म की तरफ जाते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, तो उसके बाद एक बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ आता है सारे ग्रेजुएट्स पे, ठीक और है। पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। वो लोग जब देखते हैं कि हमारे साथ वाले ठीक है। अगर उनको कोई जॉब मिल गई है, ओके, मैं यूथ को यही पैगाम देना चाहूंगी कि जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, ठीक है, अपनी बिल्डअप करें एंड सही है। स्टे मोटिवेटेड। आमना गो फॉर अपॉर्चुनिटीज, यू ठीक है, नेवर एवर अपॉर्चुनिटीज फेल। के लिए जय। मुस्कान, लास्ट पॉइंट 10 सेकेंड। मुस्कान जी जी। नीड नहीं है बल्कि इट्स अ ग्रोइंग थिंग, एक ग्रोइंग ज़रूरत है हमारी, तो हमें चाहिए कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। ओके, प्रमोशन होनी चाहिए। इज़ा, आप क्या कहेंगी? एनर्जेटिक हैं, एंथुसियास्टिक हैं, तो अब उनको एक रोल प्ले करना है। और एक लाइन ये कहूंगी कि मर्द वो है जो वक्त के धारे के साथ बहने के बजाय किसी आने वाले तूफान का रुख मोड़ चले, दे। थैंक यू तो सो हमें मच। अपना बिल्कुल, ऐसा बहुत ही रोल अच्छा प्ले पॉइंट है। और खासतौर पे कहते हैं कि योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। तो नेटवर्किंग आपको करनी होगी, सोशल साइट्स की तरफ आपको जाना होगा, चाहे वो डिजिटल हो या फिजिकली सोशल नेटवर्किंग जो होती है उसकी तरफ जाना होगा। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, वक्त कम था। कोशिश करेंगे कि मज़ीद इस तरह के प्रोग्राम्स करें, नौजवानों की आवाज़ बने। कराची की आवाज़ तो है, लेकिन अपने नौजवानों को भी प्रमोट करें, और चूँकि यही सरमाया है और यही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।